Hello students, welcome to the second video of this playlist for this chapter number 5 periodic classification of elements। हम लोग 10th स्टैंडर्ड का साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इसके पहले इस चैप्टर में हमने एक वीडियो बनाया है, आई होप आपने देखा होगा, जिसमें हमने बात की थी कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जो था डॉबर्नियर और न्यूलैंड्स के। हमने देखा था कि उनके अटेम्प्ट्स अच्छे थे बट कुछ डीमेरिट्स भी थे, और वो डीमेरिट से आगे या उनको करेक्ट करने के लिए एक और साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया था, जो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है मेंडेलीव। ही वॉज अ रशियन, और वो इतने फेमस और इतने इम्पैक्टफुल रहे कि उनके नाम पे एक एलिमेंट भी है, मेंडेलीवियम। खैर, सो कमिंग बैक, मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उसका कुछ बेसिक्स देखते हैं और फिर उसके बाद में मैं आपको एक रफ स्केच भी बना के दूंगा, जिसमें आपको मैं बता सकूंगा कि उन्होंने किस तरीके का पीरियोडिक टेबल सोचा था तब। आज जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो वो अलग है, बट पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीव ने बनाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो लेट्स सी व्हाट ही डिड। मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया दो चीजों पर। एक तो उन्होंने ये सोचा कि एक एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक मास। उन्होंने बोला एटॉमिक मास उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उन्होंने ध्यान दिया कि सिमिलैरिटी हो उस अरेंजमेंट में या फिर उन ग्रुपिंग में सिमिलैरिटी हो फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी और एटॉमिक मास उनका बेसिस होना चाहिए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। तब वो चीज जब टेबल बनेगा, वो उन्होंने बोला कि ये मेरा पीरियोडिक टेबल होगा। सो फिर से एक बार उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास पर बेस्ड, और उन्होंने ग्रुपिंग की केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी पर। और उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स वर नोन। उस टाइम पे, अभी हमको 118 एलिमेंट्स पता है, बट तब 63 एलिमेंट्स पता थे और उन्होंने उसको ग्रुपिंग वगैरह किया। उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे वो ग्रुपिंग करेंगे, तो उन्होंने किस केमिस्ट्री की बात की या फिर किन कंपाउंड्स की बात की। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बनाता है, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बट उन्होंने सिर्फ उसी कंपाउंड्स के बारे में बात की जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनते थे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन क्लोरीन के साथ बनाता है, फ्लोरीन के साथ बनाता है, सल्फर के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ, बट वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स बनाता है। तो ये हमने इसलिए चूज किया, ये उन्होंने इसलिए चूज किया बिकॉज they were reactive and maximum compounds भी बनते थे इन दो एलिमेंट्स के साथ। मतलब कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह वगैरह सब इनके साथ में बना सकते हैं कंपाउंड्स, इसलिए उन्होंने इसको बेसिस समझा। वी विल सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। फॉर एग्जांपल लेट्स हैव पोटेशियम एंड सोडियम। तो आपको तो पता होगा कि ये दोनों एक ही परिवार में है या फिर एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसा कंपाउंड बनाता है, K2O, और ये Na2O। अब आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ इसका और इसका बिहेवियर सिमिलर है, ये भी दो है, ये भी दो है, वर्सेस 1 ऑक्सीजन। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक जैसे ऑक्साइड्स बना रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो, ऐसा ये बोल सकते हो आप कि ये दोनों एक परिवार में डाले जा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ओके, उसी तरीके से हाइड्राइड्स भी। ओके, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन। सो कार्बन बनाता है हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन के साथ बिहेव करता है, CH4। और सिलिकॉन भी अगर आप देखो तो वो बनाता है SiH4। तो आप बोलेंगे अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन एक जैसे हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो हम कार्बन और सिलिकॉन को एक ही ग्रुप में रख देंगे क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है।
हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स ये सिमिलर से बना रहे हैं, ठीक है। अभी ऑक्साइड्स का एग्जांपल देते हैं, जैसे CO2 एंड SiO2। तो उन्होंने इसको देखा कि अरे हाइड्राइड्स भी सेम टाइप के बना रहे हैं और ऑक्साइड्स भी सेम टाइप के बना रहे हैं, तो ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, ये दोनों एक ही परिवार के होंगे, राइट। सी बेसिकली सपोज आप अगर आप को तीखा खाना पसंद है और आपके परिवार में सबको तीखा खाना पसंद है, तो इट मेक सेंस, राइट, कि एक ही परिवार के हैं तो सबको तीखा खाना पसंद है। वैसे ही कार्बन और सिलिकॉन को 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना होता है दोनों को, और 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है दोनों को, तो इसका मतलब ये कि दोनों एक ही परिवार के होंगे। तो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पे अरेंज किया, प्लस अरेंजमेंट कैसा था, एटॉमिक मास। तो इन दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो जो पहले आएगा कार्बन, जो कम एटॉमिक मास वाला है, उसको पहले रखेंगे और सिलिकॉन को फिर बाद में रखेंगे। ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट किया। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया, और जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाते हैं वो लोग उस पर डिसाइड किया। वैसे ही आप बहुत सारे और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वगैरह वगैरह। सो जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जो बना रहे हैं वो एलिमेंट्स, उस पे डिसाइड होगा कि वो किस ग्रुप में होंगे। जैसे कि ये दोनों एक ग्रुप में होंगे, राइट, एक ही ग्रुप है ये, देखो ये दोनों एक ही ग्रुप में माने जाएंगे, एक ही परिवार में माने जाएंगे। तो ये सब अरेंजमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखने के बाद मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ देखते हैं। उन्होंने क्या लॉ प्रपोज किया, उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, देखो इस वर्ड को समझते हैं, पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो चीज रिपीट होती है। जैसे कि 24 घंटे के बाद फिर से सनराइज होगा, सो ये पीरियोडिक है ना, हर 24 घंटे के बाद एक बार सनराइज होता है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है। सो नाउ उन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो सिमिलर आ रहे हैं बट दे आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये कि हम एक इंटरवल के बाद वापस वही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन ने ये शो किया, थोड़े से इंटरवल के बाद सिलिकॉन आएगा जो भी वही प्रॉपर्टीज दिखाएगा, थोड़ी सी देर के बाद और एक एलिमेंट आएगा जो भी इनके जैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद में वो चीज रिपीट होगी। तो उन्होंने क्या बोला फिर से, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, थोड़ी देर के बाद रिपीट होने वाला, बट वो थोड़ी देर या थोड़ा इंटरवल किस कौन डिसाइड करेगा कि थोड़े इंटरवल के बाद आएंगे, एटॉमिक मास। सो कार्बन और सिलिकॉन में कुछ गैप है एटॉमिक मास का, थोड़े से और गैप के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, थोड़े से और गैप के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, और ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज रखते होंगे, और उनके बीच में गैप कौन डिसाइड कर रहा है, उनके एटॉमिक मास। सो मेंडेलीव ने ये बातें हमको बताई। अब हम देखेंगे कि मेंडेलीव का एक्चुअल पीरियोडिक टेबल रफली कैसा दिखता था, और उसको ये जो चीजें मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दी, बट वो पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मैं लेंथी निकालूंगा, और फिर हम देखेंगे कि कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या थे। हमको क्लियरली समझ रहा है कि कुछ ना कुछ मेरिट्स तो थे, और उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई भी किया, बट कुछ डीमेरिट्स भी थे। वो डीमेरिट्स फिर इंप्रूव करके हम आज के पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। सो हम लोग थोड़ी देर के बाद मैं इसको रब कर देता हूं, और फिर उसके बाद में हम लोग वो पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो चलो ये हटा देते हैं, राइट। सो ये है मेंडेलीव का जो बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल था, जिसका एक रफ स्केच मैंने यहाँ पर बनाया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि उन्होंने जो आइडियाज पुट फोर्थ की थी, जैसे एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, जिनकी केमिस्ट्री, जिनके कंपाउंड सिमिलर होंगे, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, उनको सिमिलर ग्रुप में रखेंगे। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया और उनके अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस क्या थे, वो अभी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट कि अरेंजमेंट कैसा है। सो ये ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 8 तक ग्रुप्स उन्होंने बनाए। उसके बाद उन्होंने उस ग्रुप का एक फॉर्मूला बना दिया ऑक्साइड का और हाइड्राइड का। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड कैसा होगा, इस ग्रुप में जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो R2O। अब R क्या है, R कोई भी एलिमेंट हो सकता है,
जैसे X होता है लेटर, सो वैसे फॉर एग्जाम्पल H मैं यहाँ डाल सकता हूँ तो ये H2O हो जाएगा, Li डालूंगा तो Li2O बन जाएगा, Na2O हो जाएगा। सो R का मतलब है वो फॉर्मूला बता रहे हैं हम लोग, उसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स उन्होंने ग्रुप वाइज फॉर्मूला डिसाइड करके वो बना दिया है। उसके बाद पीरियड्स भी उन्होंने बताए थे, वैसे यहाँ पर इनकम्प्लीट रखा है मैंने, कंप्लीट अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली आप अपने बुक में देख सकते हो, अभी हमको समझने के लिए इतना काफी है। तो उन्होंने पीरियड्स बनाए। अब ये एक पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड, 1 2 3 ऐसे, और ग्रुप्स कैसे हैं देखो, कॉलम्स ऐसे 8। सो दिस वाज हिज अरेंजमेंट। उन्होंने अरेंजमेंट किस हिसाब से की, एटॉमिक मासेस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ एटॉमिक मासेस नहीं लिखे हैं बट आपको बुक में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उन्होंने इतना लिया, फिर नेक्स्ट उसके बाद में कौन आता है, लिथियम आता है, तो उसका भी एटॉमिक मास इतना है, फिर बेरिलियम, बोरॉन वगैरह उन्होंने ऐसे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग में अरेंज किया। इफ यू सी लिथियम से हैवी ही बेरिलियम होगा। अगर मैं देखना चाहूँ बेरिलियम का कितना है तो दे आर गिविंग 9.012 और समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नाउ ये अरेंजमेंट के बाद कुछ अचीवमेंट्स उन्होंने, सो बेसिकली अगर आप देखो तो उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों CO2 SiO2 बनाते हैं और दोनों CH4 SiH4 बनाते हैं। सो ये एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। वैसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस भी एक ही ग्रुप में रखें क्योंकि वो N2O5 P2O5 NH3 PH3 बनाते हैं। सो ये एक ग्रुप में रख दिए और उनका फॉर्मूला भी बता दिया। तो एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है कि अब अगर इसके नीचे कोई कंपाउंड होगा तो मैं इसके नीचे कोई एलिमेंट होगा तो मैं बता सकता हूं कि उसका ऑक्साइड या हाइड्राइड कैसे होगा और वो किसके जैसा बिहेव करेगा, राइट। सो नाउ आई कैन प्रेडिक्ट, मतलब कि आई नो राइट नाउ कि अगर MgO बनाता है वैसे ही, क्योंकि कैल्शियम उसके नीचे है, कैल्शियम भी CaO बनाएगा। सो आई डोंट हैव टू रिमेंबर कि अच्छा Mg कैसे रिएक्ट करता है, कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये एक परिवार में है तो सब एक जैसे रिएक्ट करेंगे। सो दैट वाज द आइडिया। और आपको तो पता है ZnO भी बनाता है। सो दैट वाज हिज अरेंजमेंट, इट वाज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। तो उसके कुछ अचीवमेंट्स थे, वो अचीवमेंट्स हम लोग देखते हैं। उन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ दी। नाउ इफ यू सी क्लियरली, यहां पर मैंने भी 3 जगह खाली छोड़ी है, उन्होंने भी खाली छोड़ी थी। अब खाली छोड़ी इसका मतलब क्या कि उनके टाइम पे ये 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 एलिमेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट इट, उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। उनको ये पता ही नहीं, या किसी को भी पता नहीं होगा कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे क्या। जैसे कि आज हमारे पास 118 है, बट क्या हमको पता है कि 150 होंगे या 200 होंगे? हमको नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। और अगर होंगे भी डिस्कवर तो हमें क्या पता वो कैसे होंगे, कैसे भी हो सकते हैं। बट मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने बोला 3 एलिमेंट्स इस दुनिया में हैं जो हमको मिले नहीं है, बट जब मिलेंगे तो इन 3 जगहों पर उनको डाल देना। उन्होंने इसका नाम लिया E का बोरॉन, इसका नाम लिया A का एल्यूमिनियम और इसका नाम लिया A का सिलिकॉन। अब ये A का जो है, एक, ये एक संस्कृत वर्ड है, एक मतलब 1। सो बोरॉन के नीचे A का बोरॉन, एल्यूमिनियम के नीचे A का एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे A का सिलिकॉन। तो बेसिकली उन्होंने नाम नहीं दिया, बट उन्होंने ये बता दिया कि ये बोरॉन के जैसा होगा, ये एल्यूमिनियम के जैसा होगा और ये सिलिकॉन के जैसा होगा। ये स्पेसेस उन्होंने छोड़ दिया था कि जब ये एलिमेंट्स मिलेंगे तो इनको यहां पर रख देना, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज मैच होंगे तो उनको अपनी अपनी जगह पे रख देना। मैंने जगह पहले ही दे दिए। फिर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा किया गैलियम के साथ, जिसको वो A का एल्यूमिनियम बोलते थे। सो ये A का एल्यूमिनियम जब मिला तो उसका नाम रखा गैलियम। अब उन्होंने गैलियम डिस्कवर होने से पहले ही बता दिया था कि गैलियम का एटॉमिक मास अराउंड अबाउट 68 होगा। जब मिला तो 69 मिला, 69.7 मिला, तो वो उनका गैस काफी अच्छा था। दूसरी बात उन्होंने बताई गैलियम की कि गैलियम क्योंकि इस परिवार में है,
गैलियम कंपाउंड बनेगा Ga, मतलब कि गैलियम कैसा कंपाउंड बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं Ga2O3। अब ऐसा क्यों बनाएगा? बिकॉज वो एल्यूमिनियम जैसा होगा। एल्यूमिनियम भी अगर आपको पता हो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सो बिकॉज एल्यूमिनियम ऐसा बनाता है, गैलियम भी या एक एल्यूमिनियम भी वैसा ही बनाएगा और उसका एटॉमिक मास ये हो सकता है, जो उनका प्रेडिक्शन सही निकला। उन्होंने एक और बताया, उन्होंने बताया कि GaCl3 बनाएगा क्लोराइड के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ऐसे ही बनता है। बिकॉज एल्यूमिनियम वैसे बनता है, गैलियम का क्लोराइड भी ऐसे ही बनेगा। क्यों? बिकॉज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पीरियोडिकली वापस आते हैं, प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाओ। तो ऐसा पक्का दुनिया में एक एलिमेंट होगा जो एल्यूमिनियम के जैसा ही दिखेगा, मतलब जैसा ही होगा। सो उनका ये प्रेडिक्शन था, जो कि अचीवमेंट था। आप सोचो, जो चीज पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं, उसके बारे में, मतलब बेसिकली एक इंसान को आपने देखा भी नहीं है, कुछ नहीं पता वो एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं पता, बट स्टिल यू गेस कि वो ऐसा दिखेगा, वो वैसा करेगा, वो वैसा बिहेव करेगा, उसको जब आप गुस्सा दिलाओगे तो वो ऐसे करेगा। सो ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही अनबिलीवेबल भी बोला जा सकता है जो मेंडेलीव ने सोचा। तीसरा जो बात थी, जो अचीवमेंट था, वो ये था कि नोबल गैसेस, सो noble gases later found a place. Now why do I say later? See, तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। अगर आप यहां देखो तो नोबल गैस ही नहीं है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना चाहिए कहीं, बट सीधा लिथियम आ रहा है, बिकॉज हीलियम डिस्कवर ही नहीं हुआ था तब तक, तो उन्होंने नहीं प्लेस किया। बट जब हीलियम डिस्कवर हुआ और आर्गॉन, नियॉन वगैरह जब डिस्कवर हुए, तब उनको आप कहां रखोगे? तो आप सोचेंगे कि मैं इनको यहां रखूं, वहां रखूं, कहां रखूं? तो आप सोचेंगे अरे ये तो कहीं भी नहीं रखे जा सकते, बिकॉज ये तो कोई ऑक्साइड ही नहीं बनाते, कोई हाइड्राइड ही नहीं बनाते, ये तो नोबल है, तो इनर्ट है। सो नाउ ऐसे में अचीवमेंट ये था कि आप सीधा नोबल गैसेस के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दो, एक्स्ट्रा एक ग्रुप बना दो, और उस ग्रुप में आप सारे नोबल गैसेस को रख दो। बस यहां पर आपको फिट करने की जरूरत नहीं। जैसे न्यूलैंड का प्रॉब्लम हुआ था कि अगर आप न्यूलैंड के अरेंजमेंट में एक एटम, एक एलिमेंट डाल दो बीच में, तो वो ऑक्टेव खराब हो जाता था, बिकॉज वो फिर 8 का इंटरवल नहीं 9 का इंटरवल हो जाता था। सो दैट्स द प्रॉब्लम विच मेंडेलीव डिड नॉट फेस। उन्होंने जो भी बनाया अरेंजमेंट, उसमें नोबल गैस जब बाद में मिले तो उनको रखा जा सकता था एक अलग ग्रुप में। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि नोबल गैसेस क्यों नहीं मिले, एक भी नहीं मिला। नोबल गैसेस इसलिए नहीं मिलते थे, इसलिए डिस्कवर नहीं हो रहे थे जल्दी, बिकॉज दे डिड नॉट मेक कंपाउंड्स विथ अदर एलिमेंट्स। सो बेसिकली इफ आई फाउंड अ मिनरल, इफ आई फाउंड अ स्टोन, इफ आई फाउंड मे बी सम अदर मिनरल और समथिंग, उसमें मुझे हीलियम, नियॉन वगैरह मिलता ही नहीं, क्योंकि वो कंपाउंड ही नहीं बनाता। प्लस दे आर गैसेस एंड दे आर वेरी रेयर। मतलब इस अर्थ पे हीलियम, आर्गॉन वगैरह बहुत कम है। सो ऐसे में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम एंड फाइंड देम। सो ये अचीवमेंट्स थे। अचीवमेंट क्या था? उन्होंने सब कुछ जगह छोड़ी थी, उसके बाद कुछ प्रेडिक्ट भी किया था गैलियम के बारे में, वो सही निकला, और नोबल गैसेस को जगह मिल सकती थी। उनको नहीं पता था, बट बाद में जगह हम दे सकते थे। अच्छा, इतना सब अच्छा करने के बाद भी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशंस थे, जो होते ही हैं हमेशा। सो कुडंट डिसाइड करेक्ट पोजीशन फॉर, सो पहला प्रॉब्लम था कि ही कुड नॉट डिसाइड करेक्ट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। अब आप सोचेंगे सर हाइड्रोजन यहाँ है तो करेक्ट ही पोजीशन है, बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, हाइड्रोजन H2O बनाता है, सो ये यहां होना चाहिए, बट हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा क्लोरीन के जैसा भी बिहेव करता है। वो कैसे? सी, हाइड्रोजन H2 भी बनाता है जैसे क्लोरीन Cl2 बनाता है। मतलब कि हाइड्रोजन ये ग्रुप जैसा भी है और Cl2 जैसा भी है। अगर आप देखो तो ये Na2 नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सो Na2 है ही नहीं,
सो अगर ये H2 बना रहा है मतलब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, सीधा ग्रुप 7 के जैसा बिहेव कर रहा है. सो यू डिड नॉट नो और ही डिड नॉट नो कि हाइड्रोजन को मैं कहां रखूं, किस ग्रुप में रखूं. सो दैट वाज वन लिमिटेशन. दूसरा, आइसोटोप्स को जगह कहां दे. अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. तो ये एटॉमिक मास 35 का क्लोरीन है, ये 37 का. तो याद करेंगे मेंडेलीव ने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. नाउ अगर एटॉमिक मासेस, सपोज क्लोरीन यहां 1 है, क्लोरीन का उन्होंने एटॉमिक मास यहां दिया है बुक में, जो मैं आपको बताता हूं 35.453. ये उन्होंने दिया था. बट माय प्रॉब्लम इज कि अगर 2 टाइप के क्लोरीन है, जो हमको बाद में पता चलते, 2 टाइप के क्लोरीन है, ये तो उसका एवरेज एटॉमिक मास है, बट है तो 2 टाइप के क्लोरीन. सो ये 2 टाइप के क्लोरीन को रखेंगे कहां. मैं नेक्स्ट जगह पे रखूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, या फिर मैं उसी कॉलम में रख दूं. सी अगर मैं उसी कॉलम में रखूं तो कितनी जगह दूं. कभी कभी आपको पता है 20-30 आइसोटोप्स होते हैं किसी एटम के, एलिमेंट के, तो आप ये 30 आइसोटोप्स कहां लिखोगे. सो दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट आइसोटोप्स को जगह कहां मिले. अगर मैं जगह आगे दूं तो उसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट कॉलम जैसी हो जाएगी, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट ट्रू. सो द प्रॉब्लम वाज आइसोटोप्स को जगह नहीं मिलती. ये एक प्रॉब्लम था, बिकॉज he thought about atomic mass as the factor. And the next thing is A मतलब atomic mass. Atomic mass did not increase in fixed amount. मतलब atomic mass अगर आप यहां देखो 6.9 मतलब 7 के बाद सीधा 9 है. So if you think अगर लिथियम और बेरिलियम के बीच में कुछ हो, जैसे कि 8 हो, 8.5 हो, 7 हो, 7.5 सॉरी, सो ये सब चीजें अगर हो तो यू आर नॉट श्योर कि इन दोनों के बीच में भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे क्या. नहीं बोल सकते. इनके बीच में हो सकता है एक आधी एलिमेंट जो कि नहीं है, बट अगर इन दोनों के बीच में कुछ हो एटॉमिक मास के हिसाब से, 7 और 9 के बीच में 8 हो, 7.5 हो, तो आप बोल ही नहीं सकते कि कितने और एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं. यू डोंट नो. ये चीज को नेक्स्ट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. बट एनीवे, अभी ये प्रॉब्लम था कि एटॉमिक मास फिक्स्ड अमाउंट में नहीं बढ़ता, तो हम सबको जगह कहां दें. दैट वाज द प्रॉब्लम. सो ये था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल. और अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस पे दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर आस्किंग यूज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. तो उन्होंने ऑक्साइड्स की बात की है. किस किस की. पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम. सिलिकॉन एंड बेरियम. सो बेरियम यहां पे कहीं नीचे आता है, बेरियम, जो कि मैं नहीं लिख पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. सो एनीवे, उन्होंने ऑक्साइड्स का फॉर्मूला पूछा है. अब बहुत ही सिंपल है. देखो मेंडेलीव की मेहनत आपको काम आएगी. अभी आपका काम इजी हो जाएगा. कैसे. अगर उन्होंने बोला कि पोटेशियम का ऑक्साइड बताओ, तो आप बोलेंगे अच्छा ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है इस ग्रुप में, K2O. सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K2O. नेक्स्ट बेरियम. अब बेरियम इस ग्रुप में बिलोंग करता है और इस ग्रुप में RO मतलब कोई भी एलिमेंट डाल दो R की जगह, तो ये कैसा बनेगा, BaO. आपको पता है CaO बनता है, MgO बनता है, वैसे BaO. नेक्स्ट Al का बस यहां डाल दो, काम हो जाएगा, Al2O3. हाउ डू यू नो, एक ही ग्रुप में है ना, एक ही परिवार के हैं. अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन का CO2 एंड SiO2. वेरी सिंपल. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Besides gallium, which other 2 elements have been discovered that were left by Mendeleev, that were left as empty spaces? So they are asking कि ये 2 का डिस्कवरी हुआ तो उनका नाम क्या है. सो उनका नाम यहां पर लिख लेते हैं. अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखो मेंडेलीव का, तो वहां पर नाम लिखे हुए हैं उनके. सो बेसिकली उन्होंने डिस्कवर किया था गैलियम, मतलब बाद में डिस्कवर हुआ. उसके बाद यहां पर हुआ था स्कैंडियम. सो एका बोरॉन को बोलते हैं स्कैंडियम अभी.
और इसको बोलते हैं जर्मेनियम। सो ये 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किए थे कि वो डिस्कवर होंगे, और यहां डाल देना, उनको जगह कर दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इजी है, उन्होंने बोला व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडेलीव इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल। तो क्राइटेरिया देख लो क्या है। क्राइटेरिया क्या था कि ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स एक जैसे बनाएंगे, उनको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा। सो दैट वाज हिज क्राइटेरिया, एंड ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। इसकी बात भी हम कर चुके हैं, नोबल गैसेज को अलग जगह क्यों देनी पड़ी, बिकॉज ये कोई भी हाइड्राइड्स या ऑक्साइड्स नहीं बनाते, तो उनको अलग ही जगह देनी पड़ेगी। वो इनर्ट है, वो उनका अलग ही है, दे आर डिफरेंट। सो दैट वाज अबाउट मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ना ये सब लिमिटेशंस को भी हमको ओवरकम करना है और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना है, जो आज की तारीख में आप अपने टेक्स्ट बुक में दीवारों पे लगा हुआ होता है, बड़ा सा पोस्टर भी आता है, इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको यही सब मिलता है। सो वो पीरियोडिक टेबल क्या ये सब लिमिटेशंस को ओवरकम करता है, और अगर करता है ये सब लिमिटेशंस ओवरकम और उसके बहुत एडवांटेज है, तो वही हम यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, जिसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। अभी तक हमको प्रॉब्लम हो रहा था एटॉमिक मास से, इंक्रीजिंग से प्रॉब्लम नहीं है, बट एटॉमिक मास का गैप सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसका सोल्यूशन एक निकलता है एटॉमिक नंबर। सो अगर हम ये सब कुछ अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से कर दे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, तो हमारे प्रॉब्लम्स सारे सॉल्व हो जाते हैं। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू देन।